जितेंद्र कुमार ओझा जी, हिंदुस्तान के भीतर वैसे बांग्लादेशी जो हैं उनकी तादाद 6 करोड़ 8 करोड़ ये अनुमान लगाया जाता है। हमारी सरकार ने 2017 में संसद में रोहिंग्याओं के बारे में जो जानकारी दी थी तो कहा था कि 40,000 के आसपास हिंदुस्तान में हैं और पिछले 7 वर्षों में उनकी तादाद लाख से ऊपर चली गई हो तो इससे भी आप गुरेज नहीं कर सकते हैं। अब इन लोगों को आप अपने मुल्क से बाहर कैसे कर सकते हैं? आपके यहाँ भी मानवाधिकार के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं और हिंदुस्तान की जो बेहतरी है या सुरक्षा हिंदुस्तान के लोगों की है, आपको इसमें कोई विकल्प दिखता है क्या? देखिए, मैं जिस प्रोफ़ेशन में था और जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ कि क्लर्क लोग लाइन पढ़ते हैं, वकील भी शायद वही पढ़ते हैं। हमें लाइन के बीच में नहीं, लाइन के पीछे पढ़ने की ज़रूरत है। आपको पूरे इस्लामिक रेडिकलिज़्म के इकोसिस्टम को समझने की ज़रूरत है। ये समस्या सिर्फ़ अपने घर में तो ख़ैर दूर करना ही होगा, लेकिन ये तरीका बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसे आपने कहा कि अरकान आर्मी का पाकिस्तान से ताल्लुकात है या आईएसआई से है। 1990 के दशक में जब नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स के बारे में कहा जाता था तो भारत के लोग विश्वास नहीं करते थे, भारत सरकार के लोग विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब नाना एनएसए नाइम के जो मुख्य नेता थे मुइवा, जब कराची से आते हुए पकड़े गए बैंकॉक में, तब लोगों को लगा कि हाँ, फर्जी पासपोर्ट पे आ रहे थे। तो देखिए, ये चीज़ें मीडिया में आती नहीं है, रियलिटी क्या है लोगों को पता नहीं चल पाता है। ये एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है। पाकिस्तान किसी का मोहरा हो सकता है, आईएसआई किसी का मोहरा हो सकता है, कुछ बहुत बड़ी ताकतें हैं। आप देखिए कि बर्मा में करीब 20, 25, 30, 40 से ग्रुप चल रहे थे। किसी से बर्टलिन लिंटन करके एक विशेषज्ञ थे, बड़ी उनकी लंबी किताब हुआ करती थी जिसमें सारे ग्रुप्स के साथ वो रह के कहा करते थे। तो देखिए, इस ग्रुप के चलने की वजह क्या थी? वहाँ पे वजह ये थी कि वहाँ पे ड्रग का बहुत बड़ा एम्पायर होता था। जितनी भी दुनिया में इंसर्जेंसी, टेररिज्म जो भी चीज़ें होती हैं, वो कभी भी टैक्स पेयर के पैसे से नहीं खर्च चलाई जाती हैं। वो चलाई जाती है इसी तरीके की ऑर्गेनाइज़ क्राइम से, जो प्रधानमंत्री हमारे बार-बार कहते रहते हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेंटर है और उस सेंटर को चलाए रखने के लिए उस जगह को पूरी तरीके से वॉलेटाइल करके रखा गया है। तो जो चीज़ें कह रहे हैं कि सैल्वेशन करना, ये करना, वो इतने आसान नहीं है। जो बात आप रोहिंग्या की कह रहे हैं, निश्चित रूप से रोहिंग्या के लोग जो है वो ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत अच्छे फॉडर है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आपने खुद कहा कि गेस्टिमेट एक किया गया था। मैं नहीं जानता हूँ किसने किया था, मुझे तो लगता था कि मैंने किया था 2005 6 7 के आसपास कि करीब 5 से 7 करोड़ बांग्लादेशी जो है भारत में रह रहे हैं, कई एक जगह रह रहे हैं। और बहुत एक इलैबोरेट जो है एक इसका सिस्टम हुआ करता था कि कैसे आएँगे, तो नकली नोट लेके आएँगे, जो भी आएँगे, किसी लोकल महिला से शादी कर लिए ट्राइबल से, तो उसका रेट कभी कुछ और हुआ करता था। खुद आके रह गए तो उसका रेट कुछ और हुआ करता था। तो देखिए, जो इस्लामिक रेडिकलिज़्म की हम बात कर रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ़ रिलीजियस नहीं है। वो है एक पैरेलल सिस्टम चलाना चाहते हैं जहाँ पे कोई डेमोक्रेसी, कोई ह्यूमन राइट्स, कोई नॉर्मल चीज़ चले ही नहीं। पूरी एरिया जो है ये डिस्टर्ब रहे, पूरे तरीके से लोग परेशान रहें और जो इस्लामिक आइडेंटिटी का सवाल है, उसके कुछ बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस जो है, उसके ज़रिए लोगों को बरगलाया जा सके। मैं नहीं कहता हूँ कि हमें सारे मुसलमान के खिलाफ भूल के भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसके भीतर बहुत से अच्छे लोग हैं और वही अच्छे लोग इस लड़ाई को अच्छे से लड़ सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत बुरी तरीके से किया जा रहा है। जितनी ईज़िली ये आर्म्स के मार्केट हुआ करते थे थाईलैंड में, जिसकी वजह से बहुत आसानी से आर्म्स मिला करते थे। और जो आईएसआई जो आप कह रहे हैं, देखिए उसको तो इंटेलिजेंस एजेंसी कहना ही नहीं चाहिए। वो तो एक स्टेट का क्रिमिनल गैंग है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सबसे बड़ा गैंग है, जो सारे जगह स्टेट के सपोर्ट से सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहा है। और इसमें देखा जाए तो पश्चिम के भी लोग हमेशा से धुले कभी नहीं रहे। 2001 का जब तक ये 9/11 का अटैक नहीं होता था, तब तक वो कश्मीर के आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर कहने की गलती किया करते थे। आज उनके भीतर थोड़ा-सा दबाव कम हो गया, तो देखिए बांग्लादेश में उन्होंने क्या किया कि जो कुछ भी क्यों ना हो कि ये इस्लामिक रेडिकल और चरमपंथियों को लेके यूनुस एक मुखौटा बना के फिर वही काम उन्होंने शुरू कर दिया। तो जो आप कह रहे हैं, हमें पूरे इकोसिस्टम को समझना है कि क्लरिकल ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है। आपने मैंने विस्तार दिया आपको बोलने के लिए क्योंकि आप एक बिल्कुल, सिलसिले बिल्कुल। में बोल रहे थे और बहुत लॉजिकल तरीके से आप हमारे दर्शकों को समझा रहे थे कि ये बेसिकली इस्लामिक रेडिकलिज्म है और ये हिंदुस्तान के लिए आने वाले समय में बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। इस्लाम के भीतर बहुत सारे अच्छे लोग हैं लेकिन यह जो ख़तरा है उनको भी महसूस करना चाहिए और इस खतरे को समझ करके इसका पुरजोर विरोध करना भी उनका फ़र्ज़ बनता है। जितेंद्र कुमार जी आपका, ओझा जी आपका और एन के सूद साहब आपका, चूँकि समय की मियाद मेरी यहीं तक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।